So hello students, now I am with new topic, the abolition of slavery. Means गुलाम या दास सिस्टम का खात्मा. So the most revolutionary social reform of Jacobin regime was the abolition of slavery in France colony. जो सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई अबोलिशन था तो वो था अबोलिशन ऑफ स्लेवरी ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. और ये भी जो है रॉबस्पियरी गवर्नमेंट यानी कि जब रेन ऑफ टेरर इंट्रोड्यूस हुआ था तब जो है खत्म हुआ था. रॉबस्पियरी के दौरान रॉबस्पियरी गवर्नमेंट जब एग्जिस्ट करी थी एज ए रेन ऑफ टेरर उस टाइम पे जो है स्लेवरी अबॉलिश हुई एंड कॉलोनीज इन कैरेबियन में इन वेस्ट इंडीज, मार्टिनिक, ग्वाडेलूप एंड सेंट डोमिंगो were the place. Important supplies of tobacco, indigo, sugar and coffee is done during that time. So at that time the slavery abolished from that. So the France needed workers for plantation. France needed workers फॉर प्लांटेशन इन दीज एरिया. इन एरिया जो मैंने आपको नाम बताया कैरेबियंस, वहां पे जो फ्रांस को वर्कर्स चाहिए थे, बट द यूरोपियन डिड नॉट वांट टू वर्क इन फार फ्लंग अननोन लैंड्स. लेकिन यूरोपियन वहां जाने के तैयार नहीं थे. थस स्टार्टेड अ थ्री-वे ट्रेड इन स्लेव बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका इन द 17th सेंचुरी. तो 17th सेंचुरी में एक त्रिकोणीय ट्रेड हुआ गुलामों का. किसके बीच में? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में. दिस वाज नोन एज ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड. सो देन इस तरीके से ये ग्रुप बना एंड फ्रांस मर्चेंट स्टार्टेड टू या सेल टू अफ्रीका coast to buy slaves from local chapters. तो फ्रांस के जो मर्चेंट्स हैं वो अफ्रीका के कोस्ट तक जाने लगे, वहां से जो है गुलाम खरीदने लगे और उनको खरीदने के बाद ब्रांडेड एंड shackled slaves were packed tightly into ships. ब्रांडेड एंड shackled जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थे, हेल्दी थे, उनको खरीद लिया गया, सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स. और उनको वहां से लाने के बाद उनको प्लांटेशन वर्कर्स को भेज दिया गया. पोर्ट सिटीज ओन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू फ्लोरिश स्लेव ट्रेड. सो जो पोर्ट सिटीज थी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई क्योंकि उनका व्यापार चल रहा था, उनका बिजनेस चल रहा था, उनको बेनिफिट हो रहा था. थ्रू आउट द 18th सेंचुरी लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी प्रिवेल्ड. तो थोड़ा बहुत स्लेवरी के बारे में, स्लेव ट्रेड के बारे में क्रिटिसाइज होने लगी. नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट. फिर नेशनल असेंबली में जो है इनके बारे में डिबेट हुई, डिस्कशन हुआ. फाइनली इन द ईयर 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स. तो कानून बना 1794 में जिसके अकॉर्डिंग जितने भी आपके स्लेव्स थे उन सबको फ्री कर दिया. हाउएवर 10 years later 10 साल बाद नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी. जब नेपोलियन फ्रांस की गद्दी पर बैठा एज ए रूलर तब क्या हुआ, उसने वापस स्लेव ट्रेड को या स्लेवरी को इंट्रोड्यूस कर दिया, रीइंट्रोड्यूस कर दिया. सो स्लेवरी वाज फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रांस कॉलोनीज इन द ईयर 1848. तो स्लेवरी कब खत्म हुई? फ्रांस की कॉलोनीज में 1848 में. तब तक स्ट्रगल होते रहा. और जो स्लेव थे जो हम कैरेबियन से लाते, जो अफ्रीका से लाते थे, उनको हम नीग्रो कहते हैं आज की डेट में.
Then next topic, the revolution and everyday life. So law introduced by branch legislature. Legislature means law बनाने वाले, इनके द्वारा कुछ लॉ इंट्रोड्यूस किए गए. So important law, abolition of censorship in the year 1789. 1789 में जो है फ्रांस के प्रेस से जो सेंसरशिप हटा दी. अब प्रेस को ये राइट था कि वो कुछ भी पब्लिश कर सकती थी अपने पेपर्स के थ्रू. सिटीजन्स प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो सिटीजन्स को बोलने का अधिकार मिल गया. एंड एक्सप्रेस टू बी अ नेचुरल राइट, और एक्सप्रेस देयर थॉट्स, ये राइट भी सिटीजन्स को मिल गया जो पहले एबॉलिश था. फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मीन अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड. और फ्रीडम ऑफ प्रेस जब मिला तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आप कोई व्यू को अपोज कर सकते. इफ यू आर नॉट एग्रीड विद समवन तो यू कैन गिव और एक्सप्रेस योर थॉट्स. Plays, songs and festive processions attracted large number of people. अब ओपनली जब आपको अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का राइट हो गया तो लोगों ने प्ले के थ्रू, सॉन्ग के थ्रू, प्रोसेशन जुलूसों के थ्रू अपने थॉट्स को स्प्रेड करने भी लगे, और इस तरीके से ये पॉपुलर हो गया और लोगों को अट्रैक्ट करने लगा. एंड द ओनली वे टू कन्विंस पीपल एज ओनली अ हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड. तो अब अनएजुकेटेड लोग ज्यादा थे फ्रांस में, तो उनको न्यू लॉ से इंट्रोड्यूस कराने के लिए जो थोड़े बहुत एजुकेटेड लोग थे वह उनके सामने ग्रुप में चीजों को बोलते थे, पढ़कर सुनाते थे. सो दे द ओनली वे टू कन्विंस पीपल एज ओनली अ हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड रीड. जो पढ़े लिखे लोग थे वो उनके सामने पढ़ते थे तो उनको कन्विंस करने की कोशिश करते थे. उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का जो है उदय हुआ, वो फ्रांस के सीन में है. सो इन द ईयर 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर दिया, और इस दौरान उसने कनकर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, अपने यूरोप के जो पड़ोसी देश थे उनको जीत लिया. नेपोलियन was a modernizer of Europe, introduced laws such as protection of private property. So नेपोलियन क्या था, एक मॉडर्नाइजर था. वो यानी कि मॉडर्निटी को पसंद करता था. यूरोप में उसने मॉडर्निटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसने क्या किया, सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना वाला लॉ बनाया. एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, और नापतोल का एक यूनिफॉर्म सिस्टम जो पूरे यूरोप में एक ही किस्म का नापतोल वाला सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस कर दिया. नेपोलियन a liberator who would bring freedom for the people. वो एक लिबरेटर था. लिबरेटर में आजादी दिलाना, तो उसी ने फ्रांस के लोगों को आजादी दिलाई. एंड ही वॉज फाइनली डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन द ईयर 1850. तो 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया, और उसके बाद उसको सेंट हेलेना के जेल में डाल दिया गया, और वहां पर 1821 में उसकी मौत हो गई. सेंट हेलेना. तो इस तरीके से नेपोलियन का भी खात्मा हुआ. तो जितने भी है आइडिया ऑफ लिबर्टी, आइडिया ऑफ इक्वलिटी एंड आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी, they all come from the French Revolution. So this was, my dear student, today this chapter is complete. Thank you. In my next video we will come with next chapter. Thank you.